हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 3 यानी कि विद्युत धारा का फाइनल शार्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। और अभी तक अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं तो अब आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और अभी से आप लग जाइए। बिल्कुल फाइनल शार्ट में हर एक चैप्टर के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है और ये भी साथ में साथ बताया जा रहा है कि कौन से चैप्टर से या कौन से चैप्टर के किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और फाइनल शार्ट में कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं हो रहा है, यानी फाइनल शार्ट के वीडियो में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बच रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो, इम्पॉर्टेंट हो और ना बताया गया हो। तो सारी चीज़ें बिल्कुल बोर्ड एग्जाम को लेकर बिल्कुल A to Z फाइनल शार्ट के वीडियो में प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो फाइनल शार्ट की वीडियो बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, जोरदार लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले किसी भी चैप्टर का रिवीजन करना हो या किसी भी चैप्टर को अच्छे से अगर हमें तैयार करना हो तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और फिर उसको कैसे पढ़ना है उस पर आते हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में जो सबसे पहले हमको पढ़ना है वो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध ही पढ़ना है। ठीक है, पहला है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है। दूसरा है विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो अगर धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध यानी कि I = NEA/VD, ठीक है, NEA/VD, जहां पे ये VD क्या है, ये आपका अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग है। और ये I जो है धारा है, यहाँ पे N जो है प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, A जो है कि कोई भी चालक तार है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अगला है विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, इसके बाद जस्ट हमको पढ़ना है सेकंड टॉपिक, ओम का नियम। ओम का नियम, हालांकि ओम के नियम को दो तरीकों से प्रूव किया जा सकता है। ओम का नियम, अब ओम के नियम को पूछने के कई सारे तरीके हैं, ध्यान से देखिए कब कौन सा तरीका आपको राइट करना है। अगर ओम का नियम आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है, कितने में, 2 नंबर में ओम का नियम पूछा जाता है, तो ओम के नियम का जो सिंपल डेफिनेशन है, आपने नोट्स अगर नहीं देखा होगा तो शुभम क्लासेस के ऐप में देखिए, वहाँ पे जो हमने नोट्स ऐप लोड किया है या अपडेट किया है वो डेफिनेशन या ओम का वो नियम जो है वो 2 नंबर वाला है। ठीक है, उसमें क्या है, हाई स्कूल में जो आपने पढ़ा है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है, भौतिक अवस्था का मतलब उसकी लंबाई, उसका दाब, उसका ताप, यानी ये तीनों चीज़ें अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो उस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जितना वोल्टेज हम लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग उसमें धारा बहेगी। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसमें बहने वाली धारा, ठीक है, तथा वोल्टेज का अनुपात, ठीक, V/I का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है या एक स्थिरांक होता है। ये ओम का नियम है। ठीक है, ये आपके 2 नंबर वाली डेफिनेशन। लेकिन वहीं पे अगर आपसे 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर 3 नंबर में आपसे ये पूछा जाता है ओम का नियम, तो ओम के नियम को प्रूफ करने के लिए आप धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध का यूज करेंगे। ठीक है, धारा तथा अनुगमन वेग का जो संबंध है उसको यूज करके इसका क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। और यहीं पे अगर आपसे 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब देखिए आपको क्या करना है। देखो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन एक ही पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन नंबर जो है अलग अलग है। तो
कितने नंबर वाले में कौन सी चीज़ हमको राइट करनी है, ये बिल्कुल हमें फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब पता चला 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, उसमें आप 5 नंबर वाला पूरा डिटेल भर के चला है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको जो है 3 से ज़्यादा मिल जाएगा। या 5 नंबर वाले में आपने 3 नंबर वाला डिटेल भर दिया, तो या भाई क्वेश्चन तो आपने 3 नंबर के हिसाब से लिखा है, तो नंबर तो आपको 3 ही मिलेगा। तो सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर पता होनी चाहिए। तो अगर यही क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, और वहां पे अनुगमन वेग होता क्या है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस रिलेशन का यूज करते हुए ओम का नियम प्रूफ करना है, यानी उसके बाद ये जो 3 नंबर वाला हमने प्रूफ बताया था, फिर उसके आगे उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो 5 नंबर में एक्स्ट्रा चीज़ें यही आ जाती हैं कि इसको प्रूफ कर रहा है, उसके बाद ओम का नियम प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये एकदम से क्लियर हो गया ओम का नियम कि कब कौन सी चीज़ें कैसे लिखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है प्रतिरोध के बारे में पढ़ना। ठीक है, प्रतिरोध क्या चीज़ होता है, और इसी से रिलेटेड आपको विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या कह सकते हैं, ठीक है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, इन सब के बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद फिर पढ़ना है हमको प्रतिरोधों का संयोजन या प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक। यहीं पे एक चीज और भी पढ़ना है हमें, प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले इस पर बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अनसॉल्व पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें जो है 1 नंबर का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 2 नंबर का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी इसको बताते समय हम 2 पॉइंट ऐसा आपको बता देंगे जिसके लिए आप चीज़ों को जो है, यानी 1 नंबर में अगर ये चीज़ आती है तो आप बिना सॉल्व किए हुए इसके आंसर को बता सकते हैं। और मैक्सिमम 1 नंबर में ये क्वेश्चन जो है यहाँ से उठाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव भी होता है। अगर आप वो 60 तरीका भी जो हम बताएंगे, अगर आप उसको सीख गए तो बिना कैलकुलेट किए हुए आप आसानी से आंसर अपना कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ये इतनी चीजें जो है एक पार्ट में डिस्कस की जाएंगी, और दूसरे पार्ट में क्या क्या हमको पढ़ना है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु। उसके बाद हमको पढ़ना विभवमापी, ठीक है, उसके बाद पढ़ना विभवमापी के प्रयोग, विभवमापी के अनुप्रयोग। ठीक है, यानी विभवमापी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें जो है आपको सेकंड पार्ट में डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, दोनों चीज़ें अगर हम एक साथ कंबाइन लेके चलेंगे तो फिर वीडियो जो है, जैसा कि हम बताए हैं कि बार बार जो है वीडियो की लेंथ जो है बढ़ जाएगी, और फिर उतना, क्योंकि इस समय जो है लगभग आपके मैथ के भी फाइनल शॉट स्टार्ट हो गए हैं और फिजिक्स का फाइनल शॉट चल ही रहा है, इंग्लिश का भी फाइनल शॉट चल रहा है। ठीक है, तो सारी क्लासेस जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं। तो फिजिक्स की क्लास भी अगर हम 2 घंटे के आसपास कर देंगे तो मैक्सिमम लोगों के पास डेटा की प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध की। तो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध को जानने से पहले सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अनुगमन वेग होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अनुगमन वेग क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चालक तार है, ठीक है, ये हमारा कोई चालक तार है, ठीक, ए बी, ठीक, इतनी बात समझ गए।
अगर इस चालक तार को हम क्या करें, किसी बैटरी के द्वारा अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है, तो अगर हमने इसको किसी बैटरी के द्वारा कनेक्ट नहीं किया है तो इस चालक तार के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित रूप से अनिश्चित दिशाओं में गति करते रहते हैं। ठीक है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा। तो इस तरीके से चालक तार के अंदर जो है क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली जो है मूव करते रहते हैं अनियमित गति से। लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, किसी बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको जब हम किसी बैटरी से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो इसके अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये सबके सब बैटरी के विभव वाली दिशा में, तो बैटरी का विभव किधर है, इस साइड। ठीक है, बैटरी के विभव वाले दिशा में क्या करते हैं, एक समान रूप से गति करने लगते हैं। जब बैटरी, इसके सिरों के बीच हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर के जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं कि ये सभी संभव दिशाओं में गति ना करके एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। अब ध्यान से देखो, एक निश्चित दिशा में अगर गति कर रहे हैं, कर तो रहे हैं एक निश्चित दिशा में गति, लेकिन उसके बाद भी ये किस वेग से गति कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी बात ये है। तो इस बैटरी के द्वारा इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया, कुछ ना कुछ ऊर्जा प्राप्त किया। ठीक है, और जब ऊर्जा प्राप्त किया तो इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन जब इसकी स्पीड बढ़ गई तो इसके आगे जो इलेक्ट्रॉन है ये उससे जाकर क्या किया, टकरा गया। ठीक है, ये उससे जाके टकराया, तो उससे टकराने में इसकी कुछ एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई, तो इसके पास कुछ एनर्जी आ गई। तो ये ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से टकरा कर एक डायरेक्शन में गति करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दो कर्मागत इलेक्ट्रॉनों के बीच के टक्कर का समय, यानी दो कर्मागत इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टकराने का समय है उसको हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, दो कर्मागत इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर में लगे समय को क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। और इसको जो है डिनोट करते हैं टाउ से। किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। ठीक है, इतनी बात समझ गया। उसके बाद ये इसके अंदर जो चालक तार हैं वो टकराने की वजह से जब कुछ एनर्जी खो देते हैं तो बहुत ज़्यादा तो एक्सीलरेट नहीं हो पाते हैं, लेकिन एक नियत लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का जो है इनके अंदर वेग आ जाता है। तो ये जो नियत वेग, यानी कि जो औसत वेग इनके अंदर आ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो अब अनुगमन वेग का अगर आपको सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिखेंगे, किसी बैटरी के द्वारा किसी चालक तार को जोड़ने पर चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरक विभव की दिशा में, ठीक है, त्वरक विभव का मतलब है जो हमने ये बाहर से बैटरी कनेक्ट किया है बैटरी के डायरेक्शन में। ठीक है, बैटरी के पोटेंशियल की डायरेक्शन में, यानी त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त करने वाले अल्पतम वेग या औसत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, इतनी बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई सभी को, कोई समस्या नहीं ना। चलो अब आगे देखते हैं, बात करते हैं संबंध की। तो अनुगमन वेग अब हम मिटाते हैं और बात करते हैं संबंध की। ठीक है, चलिए, माना कोई चालक तार है, अब चालक तार तो बनाएंगे नहीं, मिटा दिए हैं। माना कोई चालक तार t समय में q कूलाम आवेश प्रवाहित करता है। कितना, q कूलाम आवेश प्रवाहित करता है। ठीक है, तो जब t समय में q कूलाम आवेश प्रवाहित करता है तो उस चालक तार में बहने वाली धारा, तो तार में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर Q/T। समीकरण नंबर 1, I बराबर Q/T। समीकरण नंबर 1 की धारा की परिभाषा है सिंपल सी।
आगे देखिए, यदि उस चालक तार के, जैसे मान लीजिए यही चालक तार हमने लिया, ठीक है, ये चालक तार, ये क्या है, AB, इसी को हमने लिया। मान लेते हैं इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। माना चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ठीक है, और इसके एकांक आयतन, इसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तथा इसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। क्या है, n है, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। तब एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, NaVd, ठीक है, जहां पे n क्या है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और Vd जो है उसका अनुगमन वेग है, ठीक है। कैसे, यही इतना कैसे होगा, जैसे मान लीजिए किसी चीज की स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकंड है, तो वो 1 सेकंड में कितनी दूरी कवर करेगा, 4 ही तो करेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी घर से, जैसे मान लो जो कोई रूम है, उस रूम के अंदर पूरा 1 मीटर क्यूब का कोई रूम है, आयतन उसका क्या है, 1 मीटर क्यूब है, तो उस 1 मीटर क्यूब में अगर 10 लोग उपस्थित हैं और उन सभी का जो वेग है, वो सभी का क्या है, औसत जो वेग है, अगर वो मान लें 1 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी वो कवर करेंगे भाई, कितनी दूरी कवर करेंगे, या 1 सेकंड में कितने बाहर आएंगे, ठीक है, 1 सेकंड में कितने बाहर आएंगे, तो 1 सेकंड में जितने उसके अंदर है वही तो बाहर आएंगे। तो ठीक उसी तरीके से अगर प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ठीक है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A है, तो जितना एरिया है उस एरिया से एक साथ उतने ही इलेक्ट्रॉन तो निकल पाएंगे, तो ये है, ठीक है, NaVd। समीकरण नंबर, कोई दिक्कत नहीं, अभी समीकरण मत बनाओ, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो t सेकंड में, ये 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, तो t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे t, यानी NaVd गुणे t। ये अब बना लो समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। और कुल आवेश, ठीक है, तो चालक के अंदर से गुजरने वाले कुल आवेश की संख्या Q बराबर क्या होता है, Ne, Q बराबर Ne, जहां n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं, ये है, तो NaVd इंटू NaVd T इंटू E, ठीक है, ये आपका हो गया Q, ये आपका क्या हो गया Q। अब Q का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, ठीक है, Q का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो लिखने आप लोग लिखिए Q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो Q का मान समीकरण नंबर 1 यहाँ है, तो I बराबर क्या हो जाएगा Q का मान NaVd इंटू T इंटू E, ठीक है, अपान नीचे T, तो T से T कैंसिल हो गया, आया क्या, I इक्वल टू NaVd E, या इसी को थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज कर लो, तो I बराबर हो जाएगा NeAVd, ठीक है। तो ये आपका धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, ये आपका क्या है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आसानी से प्रूफ हो गया। अब अगर इसी के साथ ओम का नियम जोड़ देगा तो इसी को यूज करके हम आगे ओम का नियम प्रूफ कर देंगे, ठीक है।
हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए आगे देखते हैं अब ओम का नियम। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध के आधार पर ओम का नियम। हेडिंग डालिए। चलिए आगे देखिए, इसमें भी आप 2 लाइन लिखेंगे कि माना कोई चालक तार AB जिसकी लंबाई L है, इसके सिरों के बीच हमने B विभवांतर आरोपित किया। ठीक है, तो जब B विभवांतर आरोपित करेंगे तो इस चालक तार AB से गुजरने वाली धारा I बराबर क्या हो जाएगी, उसमें 2 लाइन और भी ऐड करेंगे जो हमने ऊपर लिखवाया था। ठीक है, कि इस चालक तार AB के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा इसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग BD है। तब धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध के आधार पर चालक तार AB में बहने वाली धारा I बराबर क्या हो जाएगी, NEAVD। अभी जस्ट इसको हमने प्रूफ किया था, इसलिए हमने इसको ऐसे इस्तेमाल कर लिया, इसको यूज कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको प्रूफ करते समय जितनी चीजें मैंने लिखी थी उतनी चीजें आप लिखेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा क्या करना है ये मैं बता देता हूं। एक्स्ट्रा आपको यही करना है कि चालक तार की लंबाई L और मान लेनी है और इसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर B मान लेना है। ठीक है, माना इसके सिरों के बीच B विभवांतर लगाया गया। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर हमें सारी चीजें पता है, सिर्फ अगर हम यही BD का मान निकाल लें, किसका मान, BD का मान, तो बात कुछ बन जाए। चलो BD के लिए आते हैं। जब 2 लाइन आप लिखेंगे कि जब बैटरी के सिर चालक तार के सिरों के बीच हमने क्या किया, विभवांतर B लगाया, तो चालक तार के सिरों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, चालक AB के सिरों के बीच विभवांतर B लगाने पर चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर B/L। ठीक है, E बराबर B/L। अब इस चालक तार के हर एक बिंदु पर इतना वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। कैसे स्थापित हो गया, इस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर B लगाने पर। तो विभवांतर B लगाने पर चालक तार के सिरों के बीच क्या हुआ, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया और उस वैद्युत क्षेत्र का मान E = कितना दे दिया, इतना है। ठीक है, तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब इसके हर एक बिंदु पर जब इतना वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे। तो हर एक यानी प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल लगेगा और कितना लगेगा, ठीक है, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F = कितना हो जाएगा, QE। F = QE। समीकरण नंबर हो गया 1 2। ठीक, समीकरण नंबर हो गया 2। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे देखो, इसके नीचे दिख जाएगा कि एक आध लाइन और, अच्छा रुको एक लाइन और लिखता हूं मैं। देखिए, और बल F = हम क्या जानते हैं, F = क्या होता है,
m इंटू ए, जहाँ पे ए क्या एक्सीलरेशन है और m क्या है, मास है। तो अब इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ये भी तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनों का एक्सीलरेशन। भाई हमने क्या किया, विभवांतर लगाया तो इसकी स्पीड भी तो बढ़ गई है। पहले इसकी अनियमित गति इधर उधर थी, लेकिन जैसे ही बैटरी लगाते हैं तो इसकी स्पीड क्या होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्सीमेट इसको अनुगमन वेग मिल जाता है। तो जब स्पीड बढ़ जाती है, नहीं इसके अंदर एक्सीलरेशन आ गया, त्वरण आ गया, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता ही होता है। तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम ए, F इक्वल टू एम ए, और F इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया, क्यू ई। तो A इक्वल टू कितना हो गया, क्यू ई बाई एम। समीकरण नंबर 3। A इक्वल टू कितना मिल गया, क्यू ई बटे एम, क्यू ई बटे एम। समीकरण नंबर 3 अगर नीचे नहीं दिख रहा तो हम इसको ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई। जरा एक बार फिर समझ लो अगर किसी को कोई समस्या है। हमने सिंपल सिर्फ इतना ही कहा कि इसके पहले जो मैंने प्रूफ किया, माना चालक तार की लंबाई ए बी है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और उसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इतनी बात क्लियर। माना चालक तार ए बी की लंबाई l है और उसके सिरों के बीच हमने विभवांतर b आरोपित किया। ठीक है, तो इस चालक तार में बहने वाली धारा I बराबर क्या हो जाएगी, I बराबर NEBD। समीकरण नंबर 1 सिंपली हमने बना लिया था। और जैसे ही हमने विभवांतर अप्लाई किया तो इसके हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र कार्य करने लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र जो है हर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा, और बल कितना लगाएगा, F इक्वल टू QE। ठीक है, और F बराबर हम जानते हैं क्या होता है, m है मास गुणे एक्सीलरेशन। तो वो चीज़ उससे हमने क्या किया, इक्वेट करा दिया, यानी इसको दोनों को बराबर करा दिया। तो वहाँ से हमको निकल के आ गया एक्सीलरेशन A बराबर QE बाई एम। ठीक है, इतनी बात समझ गए सभी लोग। अब जरा ध्यान से देखो, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी अभी हमने निकाला था। तो Q E इक्वल टू आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना लिखा गया था, B बाई एल। वैल्यू रख लो, B बटे L डिवाइडेड बाई F। तो एक्सेलरेशन A इक्वल टू कितना हो गया, QB बटे ML। ठीक है, QB बटे ML। समीकरण नंबर 4 बनाते जाओ। आगे देखो, बैटरी के अंदर चालक तार के अंदर प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जब हमने बैटरी लगाया तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया, और एक्सेलरेट होने के कारण अपने आसपास के इलेक्ट्रॉनों से क्या हुआ, टकराना शुरू कर दिया। तो माना दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच अगर टक्कर का समय टाउ हो या श्रांतिकाल टाउ। ठीक है, माना चालक के अंदर दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय टाउ हो। ठीक है, लगा समय टाउ हो तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण ए हो, तो उनका नया वेग, तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD इक्वल टू BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस ए टाउ। U प्लस ए टाउ, जहां पे U क्या है, जहां पे U मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग है, जहां U मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग है। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग जब बैटरी नहीं लगाया गया था तो कितना था, 0।
क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे इधर उधर रैंडमली मूव करते थे, तो जिसकी वजह से इनका औसत ऊष्मीय वेग क्या था, 0 था, यानी चालक तार से हमें कोई धारा नहीं मिल रही थी, यानी ये इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं रहे थे आगे। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं रहे थे तो हम यही ना मानेंगे कि वो रेस्ट पोजीशन पे है, यानी उनके अंदर कोई वेग है ही नहीं, तो ये औसत ऊष्मीय वेग u है। और बैटरी की अनुपस्थिति में इनका औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, 0 होता है। अब बात करेंगे सिर्फ टाउ की, ये चीज तो 0 हो जाएगा। बात करेंगे टाउ की। टाउ क्या है, अगर पहले इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना है u1 और इसका श्रांतिकाल कितना हो, टाउ 1 हो, दूसरे का u2 टाउ 2, तो इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, u Vd इक्वल टू औसत ऊष्मीय वेग सबका एक साथ u1 प्लस u2 प्लस, मान लेते हैं इसके अंदर कितने हैं, un है, या आपको लंबा जाने की जरूरत भी नहीं, सीधे सीधे यहीं से आ जाओ यार, शॉर्टकट में छोड़ो, जाने दो, कई बार तो बता चुके हैं ना, चलो तो थोड़ा सा शॉर्टकट अपना ही लेते हैं। औसत ऊष्मीय वेग कितना हो जाएगा, u इक्वल टू 0, औसत ऊष्मीय वेग u इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू हमको मिला क्या, bd इक्वल टू फाइनली a टाउ, bd इक्वल टू क्या मिल गया, a टाउ, तो यहां से a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, bd अपान टाउ, bd अपान टाउ, ठीक है। अब इस a का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 में a का मान जब आप रख दोगे, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, a का मान रखो, कितना मिलेगा, bd अपान टाउ इक्वल टू qb बाई एम एल, qb बाई एम एल, तो vd इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ उधर चला जाएगा, qb टाउ अपान एम एल, ठीक है। अब ये bd का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखो, समीकरण नंबर 1 क्या था, I बराबर NEA vd था। अब bd का मान यहां पे रखो, तो I इक्वल टू क्या मिल जाएगा, NEA bd qv टाउ अपान एम एल, qb टाउ अपान एम एल, ठीक है। अब देखो भाई b को, ठीक है, या एम एल से इधर क्या है, भाग है, तो दूसरी साइड आएगा, गुणा हो जाएगा, तो I इंटू एम एल इक्वल टू, इससे देखो इन सब चीज़ों से क्या है, गुणा है तो इधर आएगा, भाग हो जाएगा, NEA, और Q बराबर क्या होता है, NE, Q बराबर क्या होता है, NE, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान रख लो, तो n स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, हमने डायरेक्टली मान रख दिया। और इसके साथ गुणा किसका है, टाउ का, तो यहाँ पे आ गया टाउ, यहाँ इक्वल टू क्या बचा, b, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं q इक्वल टू एन, आई से यहाँ गुणा, दूसरी साइड लेके चले जाओ, भाग हो जाएगा, तो ये इंप्लाइज करेगा एम एल बटे एन स्क्वायर ई स्क्वायर ए टाउ इक्वल टू बी अपान आई, बी अपान आई। अब देखो भाई, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, l चालक तार की लंबाई है, और ये सबसे पहले फिक्स की जाती है कि चालक तार की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। n प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या e, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा a, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल टाउ, श्रांतिकाल। तो यानी ये सारी चीजें आपकी क्या है, कांस्टेंट है, यानी एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है, सारी चीजें जो है आपकी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो b अपान आई क्या निकल के आ गया, यही तो निकल के आया, b अपान आई इक्वल टू एम एल अपान एन स्क्वायर ई स्क्वायर ए टाउ। और ये सारी चीजें हैं क्या भाई, ये नियतांक ही तो है, यानी एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है, और यही ओम का नियम होता है, यही ओम का नियम है, b अपान आई का मान सदैव एक नियतांक होता है।
समझ में आया अच्छी तरीके से? कहीं कोई समस्या नहीं ना? चलो, कहीं अगर कोई समस्या नहीं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो। अब बात करते हैं प्रतिरोध की, ठीक है, और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा छोटा छोटा एक क्वेश्चन और बन जाता है। जैसे धारा हमको मिल गई तो यहीं से मान लो धारा घनत्व अगर आपसे पूछ लिया जाए, धारा घनत्व, तो धारा घनत्व को जे से लिखते हैं और जे बराबर होता है आई अपान ए, आई अपान ए, ठीक है। आई बराबर क्या होता है एन ई ए वी डी अपान ए, तो ए से कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा एन ई वी डी, एन ई वी डी, ये आपका धारा घनत्व जे का फार्मूला होता है, ठीक है। तो प्रतिरोध की ही बात करते हैं हम। प्रतिरोध, तो धारा के मान में यानी धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और धारा के मान में रुकावट कौन उत्पन्न करता है? जैसे अभी अभी यहाँ पे ओम का नियम प्रूफ किया गया था, ठीक है, बी अपान आई, बी अपान आई क्या निकल के आया था? एक कांस्टेंट यानी एक नियतांक। उसी नियतांक को क्या है? प्रतिरोध नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? प्रतिरोध। तो विभवांतर और धारा, ठीक है, किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव नियतांक होता है। और इसी नियतांक को हम क्या किस नाम से जानते हैं? प्रतिरोध नाम से जानते हैं। तो बी और अपान आई इक्वल टू क्या हो गया? आर, ठीक है। अब जरा देखिए भाई, प्रतिरोध आर को प्रभावित करने वाले कारक यहीं देख लो। तो आर बराबर क्या निकल के आया था? किसको हमने कांस्टेंट माना है? एम एल अपान एन स्क्वायर ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। आर बराबर यही चीज तो है। अब देखिए, अगर हम चालक तार की लंबाई बढ़ा दें तो आर सीधे सीधे एल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल एल। अगर चालक तार की लंबाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। पहली चीज लंबाई पर डिपेंड है। दूसरी चीज, चालक तार के सिरों का बीच का क्षेत्रफल अगर हम क्या कर दें? कम कर दें, तो प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यानी चालक तार कोई मोटा है उसको खींचकर हम पतला कर दें, तब भी इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो यानी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या प्रच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आर प्रोपोर्शनल 1/a, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। टाउ क्रांतिकाल है, इससे कोई खास लेना देना नहीं है। और ये तो चालक तार की ये सारी चीज़ें तो फिक्स होती हैं, ठीक है। केवल यही दो चीज़ें बदल सकती हैं, तो इसको हमने बदल के बता दिया। तो ये इतनी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है और निर्भर करता है। बात दोनों एक ही है। हाँ, ताप पर क्या निर्भरता है? ताप पर निर्भरता देख लीजिए। यदि किसी चालक तार का 0 अंश सेल्सियस पर, 0 अंश सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध कितना है? R0 है, ठीक है। 0 अंश सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध कितना है? R0 है। और T अंश सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध RT हो जाता है। तो इसका नया प्रतिरोध RT बराबर जो फार्मूला हो जाएगा, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा, ठीक है। R0 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, 1 प्लस अल्फा टी, जहां पे अल्फा क्या है? ताप गुणांक है। अल्फा जो है ताप या तापीय प्रतिरोध गुणांक कह सकते हैं, ठीक है, ताप गुणांक, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इन तीन चीजों पर प्रतिरोध आपका डिपेंड करता है या निर्भर करता है। इसके बाद बढ़ते हैं आप थोड़ा सा और आगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, जरा इसको समझिए ध्यान से।
विशिष्ट प्रतिरोध। धारा घनत्व की अगर हम बात करें तो धारा घनत्व को किस तरह डिनोट करते हैं, जे से ना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट, या इसको दूसरे नाम से भी क्या, विद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, कोई भी पूछा जाए तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, कोई भी पूछा जाए तो दोनों एक ही चीज है। और विशिष्ट प्रतिरोधकता को हम डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, तो रो इक्वल टू हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बटे धारा घनत्व J। ठीक है, धारा घनत्व J, इसका मात्रक क्या बनेगा, E का जो मात्रक होता है लिख लो, और J का जो मात्रक होता है, J का मात्रक अगर आपको नहीं पता तो और सिंपल मैं कर देता हूं, J की जगह क्या लिखोगे, I अपान A, A चला जाएगा ऊपर, EA अपान I। अब तो भाई सब मात्रक पता है, E का मात्रक, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, I का मात्रक एम्पियर। ठीक है, तो जो भी निकल के आएगा वो आपके विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा, सिंपल शब्दों में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन के, यानी कि आज के इस सेशन के लास्ट टॉपिक पर। और इसके बाद जो आपके बच रहे हैं किरचॉफ का नियम, ह्यूइट-स्टोन सेतु और विभवमापी और विभवमापी का अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्तृत उत्तरीय में मैक्सिमम बार पूछे गए हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कल का जो पूरा सेशन होगा या इसका जो रिमेन पार्ट है वो पूरी तरीके से सारे चीज़ों में किरचॉफ का नियम जो है इस्तेमाल किया जाएगा, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो आप सभी लोग कल का वीडियो सेशन देखने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि किरचॉफ का नियम एक बार आप लोग थोड़ा सा, चाहे आप नोट्स रखे होंगे, नोट्स से, बुक से या कहीं से भी थोड़ा सा देख के या पढ़ के जो है सेशन को अगर आप अटेंड करेंगे तो काफ़ी कुछ बेहतर आपको समझ में आएगा। और मान लीजिए अगर नहीं भी देख पाते हैं या किसी कारण से आपको नहीं भी समझ में आता है तो सारी चीज़ें हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रतिरोधों के संयोजन की। हालांकि प्रतिरोधों का संयोजन हमको दो ही संयोजन पढ़ना है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, मिश्रित क्रम वाला नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जरा एक बार श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, एक बार सब फार्मूला सबको पता है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाइए। और जितने भी लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज के इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। ठीक है, जितने भी फाइनल 60 के वीडियो हमारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो सभी के टारगेट जो है 1000 लाइक है। ठीक है, तो 1000 लाइक आप कंप्लीट करते रहिए। इससे क्या है कि हमको 1000 लाइक देख के जो है ना थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और अच्छा करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों के संयोजन में सबसे पहले हमको पढ़ना है श्रेणी क्रम, उसके बाद दूसरा पढ़ना है समांतर क्रम। तो परिभाषा यहाँ पे जो है हम बता दे रहे हैं, नहीं तो बोलोगे सर जी बोलते हैं सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और बताते नहीं हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जब हम प्रतिरोधों को कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, उसका दूसरा उसके पहले से। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जो हमारा क्रम मिलता है वो क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम। ये पहला प्रतिरोध हो गया, इसका ये दूसरा सिरा, इसका ये पहला सिरा। ठीक है, और इसके बाद ये इसका तीसरा प्रतिरोध, इसका पहला सिरा। ठीक है, तो देखो इसका अगला उसका अगला, इसका इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, माना इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है और इसका प्रतिरोध R3 है। ठीक है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहां से इसमें धारा गई I, और मान लिया इसके सिरों के बीच विभवांतर V1 है, इसके सिरों के बीच विभवांतर V2 है, यहाँ पर विभवांतर V3 है। ठीक है,
अब जो धारा आई जा रही है वही धारा इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, यानी सब में धारा समान जाएगी, आई जाएगी। ठीक है, सभी में क्या होगी, धारा समान जाएगी। अब ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है B अपान आई इजकल टू R, तो V इजकल टू क्या हो जाएगा, आई आर। तो पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1 बराबर कितना हो जाएगा बताओ जरा, I1R, I1R1। दूसरे नहीं, धारा तो सब में सेम हो रही ना, तो IR1 होगा ना। दूसरे का विभवांतर V2 बराबर कितना हो जाएगा, IR2। तीसरे का विभवांतर V3 बराबर IR3। ठीक है, कुल विभवांतर बैटरी के विभवांतर के ही तो बराबर होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो कुल विभवांतर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। मान रख लो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये V इक्वल टू मिल गया। ठीक है, अब इसमें देखो I कॉमन है तो I को ले लो कॉमन, तो V इक्वल टू I कॉमन हो गया, अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, समीकरण नंबर 1 बना लो। ठीक है, यदि कुल प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो, R हो, एक लाइन लिखो, यदि कुल प्रतिरोधों का यानी तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो, तब ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होगा, IR। तब ओम के नियम से V इक्वल टू क्या मिलेगा, IR। ये बना लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 और 1 से, या 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 से, या 2 और 1, कोई दिक्कत नहीं है। वही कहावत है ना, चाकू चाहे खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर, कटना किसको है, खरबूजे को ही। तो चाहे आप समीकरण नंबर 1 और 2 लिखो या 2 और 1 लिखो, हमें क्या करना है, देख रहे हैं दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसका राइट हैंड साइड क्या है, IR, या B की जगह पे सीधे हम क्या लिखेंगे अब, IR। तो IR इक्वल टू क्या मिला हमको, IR1 प्लस R2 प्लस R3। I से इधर गुणा, दूसरी साइड आएगा भाग हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, या I से पूरे समीकरण को भाग कर दो, तो I यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम सीधे सीधे कैंसिल कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो मिला क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो है श्रेणी क्रम समायोजन का फार्मूला। क्लियर हुआ, कोई समस्या नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं समांतर क्रम की। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में एक खास बातें याद रखनी है। और हाँ, एक चीज़ तो हम भूल ही गए, आपको एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट तरीका बताने वाले थे, तो वो भी जो है ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने कहा था कि ये शॉर्टकट तरीका आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका बहुत ज़्यादा समय बचाएगा। तो चलिए अब हम उस शॉर्टकट तरीके की बात करते हैं जो कि प्रतिरोधों से संबंधित है। या चलिए समांतर क्रम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में बात करते हैं। ठीक है, चलो समांतर क्रम भी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में बात करते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है कि समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त क्रम या प्राप्त समायोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम। जैसे मान लीजिए ये प्रतिरोध हमारा पहला है R1, ये दूसरा है, और ये हमारा क्या है, तीसरा प्रतिरोध। इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा और इसका पहला सिरा, तीनों एक बिंदु से इस तरीके से कनेक्टेड हो, और इसको क्या करें, एक बैटरी के द्वारा जोड़ दें। ठीक है, बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर भी है। तो अब होगा क्या, बैटरी से यहाँ जो धारा निकलेगी I, ये 3 भागों में बढ़ जाएगी। तो इसकी प्रतिरोध अगर R1 माने तो इसमें जो बहने वाली धारा है वो क्या, कितनी हो जाएगी, I1। इसका प्रतिरोध R2 माने तो इसमें बहने वाली धारा I2 हो जाएगी। इसका प्रतिरोध R3 मान लेते हैं तो इसमें जाने वाली धारा हमने मान लिया I3 है। ठीक है, अब फिर सिंपल ओम का नियम अप्लाई करो। V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो वहां से V इक्वल टू क्या होता है, IR, या I इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बाई R। और विभवांतर सभी के सिरों का जो क्या होगा,
सेम होगा, समांतर क्रम में वोल्टेज यानी कि विभवांतर समान होता है। तो पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 कितना हो जाएगा, B/R1, I2 कितना हो जाएगा, B/R2, I3 कितना हो जाएगा, B/R3। कुल धारा I जो जा रही है I1, I2, I3 को अगर हम जोड़ेंगे तो इसके बराबर ही तो आएगा, I = I1 + I2 + I3, ठीक है। I1 + I2 + I3 वैल्यू रखो, B/R2 + B/R3, B कॉमन है, B को ले लो कॉमन, अंदर बचा 1/R1, 1/R2, 1/R3, ठीक है। ये आ गया I बराबर, इसको बना लो आप समीकरण नंबर 1। फिर लिखो वही एक लाइन, यदि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, यदि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो, R हो, तब ओम के नियम से B = क्या हो जाएगा, IR, और यहां से I बराबर क्या मिल जाएगा, B/R। इसको बना लो आप समीकरण नंबर 2 यहां से, ठीक है। तो I = B/R, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, या I की जगह पे B/R रख दो, तो B/R = B 1/R1, 1/R2 + 1/R3, ठीक है। तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिला, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। चलिए, टॉपिक तो यहीं पे आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने कहा था कि एक शॉर्टकट तरीका है जो कि प्रतिरोध से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बहुविकल्पीय के बनते हैं, ध्यान से देखो, एक ही लाइन में आप आसानी से सभी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई चालक तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई L है और इसका प्रतिरोध कितना है, R है। अब इसकी लंबाई हम क्या करते हैं, n गुना बढ़ा देते हैं। लंबाई हम क्या करें, इसकी n गुना बढ़ा दें, न्यू लंबाई, इसकी लंबाई कितना हो गया, n गुना बढ़ गया, तब इसका प्रतिरोध तो बदल जाएगा ना। प्रतिरोध कितना मान लेते हैं, R', तो R' बराबर जो है कितना हो जाएगा, जितना लंबाई बढ़ाएंगे उसका n² गुना, ठीक है, n² × R, ठीक है, n² × R, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो अगर हम किसी चालक तार का क्या करें, लंबाई n गुना कर दें, तो उसका जो है नया प्रतिरोध n² गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। चलो आगे देखो, एक चीज और माना गया था कि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना था, a था, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a था, या इस जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पे व्यास भी आ जाएगा। तो इसका व्यास अगर हम माने कैपिटल R था, नहीं कैपिटल R यहाँ माने हैं तो मान लेते हैं स्मॉल r ही था, ठीक है। इसका व्यास कितना था, स्मॉल r। अगर इसके व्यास को हम क्या करें, पहले वाले व्यास का 1/n गुना कर दें, यानी इतना पतला कर दें, ठीक है, 1/n कर दें, ठीक। चालक की मोटाई जैसे मान लो पहले 100 सेंटीमीटर² थी, इतनी मोटी थी। अब इसको हम क्या किए, 1 सेंटीमीटर² कर दिए। कितना कर दिए, 1 सेंटीमीटर² कर दिए, यानी इसकी मोटाई, यानी इसकी मोटाई जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो जब मोटाई कम हो जाएगी तो इसका प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो यानी कितना बढ़ जाएगा, सीधे सीधे आप याद कर लो, n⁴ गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर किसी चालक तार के व्यास को हम 1/n कर देते हैं, ठीक है, मोटाई उसका 1/n गुना कम कर देते हैं, तो प्रतिरोध n⁴ गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों 60 फार्मूले आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके बहुविकल्पीय वाले प्रश्नों में, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने कमेंट करके भी बताइएगा कि सेशन में क्या चीज़ें आपको पसंद आई हैं, और इसी तरीके से फाइनल शॉट आपकी कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं कल इसके रिमेन पार्ट के साथ, जो इसमें जो है पार्ट हमने छोड़े हुए हैं, ठीक है।
किरचॉफ का नियम, व्हिटस्टोन सेतु और विभव मापी। ओके स्टूडेंट।